आज हम निकल रहे हैं प्राचीन भारत के लगभग 2000 साल के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर। इस सफर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की पहली महान सभ्यताएं कैसे बनी, वो बड़े बड़े विचार कहाँ से आए और वो विशाल साम्राज्य कैसे खड़े हुए जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। तो शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं, है ना? क्योंकि यही सवाल हमारी पूरी कहानी का सार है। आखिर कैसे बनी भारत की पहली महान सभ्यताएं, विचार और साम्राज्य? वो कौन से बड़े बदलाव थे, कौन से अहम मोड़ थे जिन्होंने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए एक शक्ल दे दी? ये रहा हमारी यात्रा का एक छोटा सा नक्शा। हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी की हैरान कर देने वाली शहरी क्रांति से, फिर वैदिक युग के गहरे दर्शन में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे नए नए विचारों का जन्म हुआ, और आखिर में पहुंचेंगे सिकंदर के उस आक्रमण तक जिसने, कह सकते हैं कि, सब कुछ बदल दिया। तो हमारा पहला पड़ाव, सिंधु घाटी सभ्यता। ये था भारत का पहला महान परिवर्तन। जरा सोचिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। एक ऐसी कल्चर जिसने आज से लगभग 4500 साल पहले प्लान्ड सिटीज यानी योजना बनाकर शहर बसाए थे। और ये कोई ऐसी वैसी सभ्यता नहीं थी, ये हैरान करने वाली हद तक एडवांस्ड थी। आप कल्पना कीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर वो आज के मॉडर्न सिटीज की तरह पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। एकदम सीधी सड़कें, एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम। इतना ही नहीं, वो मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे और उनकी अपनी एक लिपि भी थी, एक ऐसी रहस्यमयी लिपि जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। लेकिन फिर अचानक ये महान सभ्यता जैसे गायब हो गई, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी रिच कल्चर का अंत आखिर हुआ कैसे? देखिए, इस पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि शायद क्लाइमेट चेंज या कोई भयंकर बाढ़ आई होगी जिसने सब खत्म कर दिया। वहीं कुछ और लोग आर्यों के आक्रमण की तरफ इशारा करते हैं। सच कहूं तो ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सिंधु घाटी के शहरों के वीरान होने के बाद भारत में एक बिल्कुल नई संस्कृति ने जन्म लिया, और ये था हमारा दूसरा बड़ा परिवर्तन, वैदिक काल। एक ऐसा दौर जिसने भारत की भाषा, समाज और उसकी आध्यात्मिक नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, वैदिक काल को भी हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहले था ऋग्वैदिक काल, जब समाज काफी सरल था, कबीलों में बटा हुआ। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल, और तब तक समाज एक जगह बस चुका था, खेती होने लगी थी, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और यज्ञ वगैरह काफी जटिल हो गए थे। और हाँ, इसी दौर में वर्ण व्यवस्था की नींव भी पड़ी, जिसने समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा। और इन्हीं जटिल कर्मकांडों के बीच एक वैचारिक क्रांति हुई, उपनिषदों के रूप में। अब लोगों का ध्यान बाहरी यज्ञों और रिचुअल से हटकर अंदर की तरफ जाने लगा। आत्मा क्या है, ये परम सत्य, ये ब्रह्मांड क्या है, और इस जीवन के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष कैसे मिलेगा? इन बहुत ही गहरे सवालों के जवाब खोजे जाने लगे। उपनिषदों के इसी दार्शनिक मंथन से भारत के तीसरे महान परिवर्तन की जमीन तैयार हुई। ये एक ऐसी आध्यात्मिक और बौद्धिक क्रांति थी जिसने उस वक्त की पूरी पुरानी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया। और इस दौर के दो सबसे बड़े नाम थे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। दोनों ने ही उस समय की स्थापित परंपराओं को चुनौती दी। बुद्ध ने दुखों को खत्म करने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, तो वहीं महावीर स्वामी ने आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर अहिंसा और त्याग पर जोर दिया। और एक बात दोनों में कॉमन थी, दोनों ने जाति व्यवस्था और यज्ञों में होने वाली पशु बलि का जोरदार विरोध किया। चलिए, अब हम अपने चौथे परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। जहां एक तरफ ये दार्शनिक बहसें चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ ध्यान अब फिर से सत्ता और राजनीति की ओर मुड़ रहा था। और यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। हुआ ये कि मगध के इलाके में पावर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगी। एक के बाद एक राजवंश आए और इस शक्ति को बढ़ाते गए। पहले हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, और आखिर में आया नंद वंश, जिसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस साम्राज्य को बनाने के पीछे बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु जैसे बहुत ही एम्बिशियस शासकों का हाथ था। बिंबिसार ने लड़ाइयां जीतकर और शादी ब्याह के जरिए मगध को फैलाया, तो वहीं अजातशत्रु ने वैशाली जैसे ताकतवर पड़ोसियों को हराकर
मगध को एक ऐसी शक्ति बना दी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और जब नंद वंश की बारी आई तो उनकी मिलिट्री पावर तो कल्पना से भी परे थी। सिर्फ उनकी पैदल सेना में सैनिकों की संख्या पता है कितनी थी? 2 लाख। जी हाँ, सही सुना, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 जंगी हाथी। इस जबरदस्त सेना ने मगध को पूरे सब कॉन्टिनेंट की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बना दिया था। कोई भी उनसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। और अब आता है हमारा 5वां और आखिरी बड़ा बदलाव। जब भारत के अंदर ये महाशक्ति बन रही थी, ठीक उसी समय दुनिया जीतने निकला एक योद्धा भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये था मैसेडोनिया का शासक सिकंदर महान। वो भारत की जमीन पर आ पहुंचा। उसने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया और झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक और जबरदस्त लड़ाई लड़ी। लेकिन उसका ये विजय अभियान यहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि सालों से लड़ लड़कर थक चुके उसकी सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। यूनानी इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि सिकंदर की सेना के पीछे हटने की एक बहुत बड़ी वजह नंद साम्राज्य की फौज का डर था। उन्होंने सुन रखा था कि गंगा के मैदानों में एक बहुत ही विशाल सेना उनका इंतजार कर रही है और वो उसका सामना करने से कतरा रहे थे। हालांकि राजा पोरस झेलम की लड़ाई हार जरूर गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर पर ऐसा असर डाला कि उसने न सिर्फ पोरस का राज्य उन्हें लौटा दिया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया। ये एक योद्धा का दूसरे योद्धा को दिया गया एक असाधारण सम्मान था। तो सिकंदर तो चला गया, लेकिन अपने पीछे उत्तर पश्चिम भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन छोड़ गया। नंद साम्राज्य अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। तो अब सवाल ये था कि इस बदलते माहौल में कौन भारत की अगली और शायद सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा? इस सवाल का जवाब एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है।